नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने आज क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बंगाल में जगह जगह मारपीट, जानिए क्यों। अब एसी में सफ़र करने वाले को मिलेगी खुशखबरी। दलाई लामा का चीन के बारे में बड़ा बयान। सामान्य नागरिक संहिता पर मायावती ने बदला अपना विचार। केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई को लेकर भाजपा पर लगाया आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया ऐतिहासिक फैसला। अब खबरें विस्तार से। बंगाल में बीते दिन पंचायत चुनाव हुआ, लेकिन मतदान के दौरान कई जगह से हिंसा की खबर भी आ रही है। जगह जगह पर झड़प, बूथ पर कब्जा, बैलेट बॉक्स को लूटना और मतदाताओं को डराने की घटनाओं ने बंगाल की व्यवस्था को सबके सामने ला दिया। भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब एसी क्लास के किराए में 25% तक की कटौती का ऐलान किया है। यहाँ आपको बता दें कि यह कटौती सभी ट्रेन पर लागू नहीं होगी। यह कटौती सिर्फ वैसी ट्रेन के ऊपर लागू होगी जिसमें पिछले 30 दिनों के दौरान आधी सीटें ही भर पाई थी। दलाई लामा ने शनिवार को यह कहकर सबको चौंका दिया कि चीन उनके साथ तिब्बत के मुद्दों पर बात करना चाहता है। यहाँ पर बता दें कि दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु हैं और उन्होंने कहा चीन अब बदल रहा है और इसलिए उनसे संवाद करने का इच्छुक है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तिब्बती अब चीन के अधीन रहने को तैयार हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यू टर्न लेते हुए समान नागरिक संहिता को जबरन थोपे जाने वाला बताया है और कहा कि भाजपा समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर अपनी ऊर्जा लगा रही है, लेकिन इससे बेहतर होता अगर सरकार महंगाई कम कर देती और गरीबी को दूर करने पर काम करती। ईडी द्वारा मनीष सिसोदिया की संपत्ति जब्त करने को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा फिर सरकार पर हमला बोला गया। पार्टी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार के काम में बाधा डाल रही है। वह पार्टी के नेताओं को बदनाम कर रही है। बीते दिन प्रधानमंत्री ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की कसम खाई थी, लेकिन 10 दिन, 10 महीने और 4 साल में भी कर्ज माफ हुआ था क्या? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लाई गई लाडली बहन योजना में अब 21 से 22 वर्ष आयु वाली अविवाहित बहनों को भी शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यहाँ आपको बता दें कि वर्तमान में अविवाहित बहनों को लाभ देने का प्रावधान नहीं है। इस योजना में अभी 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनों को 1000 हर महीना देने का प्रावधान है, लेकिन अब 21 से 22 वर्ष आयु वाली बहनों को भी प्रत्येक महीना 1000 रुपया मिलने वाला है। रक्षा मंत्री 10 जुलाई को 2 दिनों की यात्रा पर मलेशिया जाएंगे और वहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के ऊपर बातचीत होगी। मलेशिया भारत के स्वदेशी तौर पर विकसित तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। राहुल गांधी ने खुद को जनता से जुड़ने के लिए जहां पहले ट्रक में सफ़र किया, उसके बाद मोटरसाइकिल मैकेनिक की वर्कशॉप पर भी पहुंचे और अब सोनीपत के मदीना गांव के खेत में पहुंच गए। यहां पहले उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर धान रोपाई के लिए खेत तैयार किया और फिर किसानों के साथ मिलकर धान की रोपाई भी की। इतना ही नहीं, किसानों, मजदूरों के बच्चों और महिलाओं के साथ चारपाई पर बैठकर नाश्ता भी किया और किसानों की समस्याओं को जानने का भी प्रयास किया। एनसीपी में आई दरार के बाद पहली बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार के प्रदेश सरकार में शामिल होने से विकास का त्रिशूल तैयार हो गया है, जो राज्य से गरीबी को दूर करने में सहायक होगा।
अपनी पार्टी में आई दरार के दौर से गुजर रहे शरद पवार ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, ना तो मैं टायर्ड हूँ और ना रिटायर्ड हूँ, मैं तो फायर हूँ। उन्होंने अजीत पवार का नाम लिए बिना ही कहा कि वह कौन होते हैं मुझे सेवानिवृत्त होने की सलाह देने वाले। यहाँ आपको बता दें कि अजीत पवार ने उन्हें 83 साल की उम्र हो जाने पर राजनीति से दूर होकर युवा कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने की सलाह दी थी। सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पायलट ने आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। उनकी बात एक सुझाव भी है और अध्यक्ष के तौर पर निर्देश भी है। पायलट ने आगे कहा कि सामूहिक नेतृत्व की चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। बिहार में कर्ज और जुए से संबंधित 100 से ज़्यादा ऐप को बंद करने की तैयारी की जा रही है। मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज देने और जुआ खेलने के नाम पर लोगों को ठगने और फिर जबरन वसूली करने वाले ऐप को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह पैसे उधार देकर काफ़ी अधिक ब्याज पर राशि की वसूली करते हैं। पैसा ना देने पर धमकी भी दी जाती है। यह IT एक्ट के उल्लंघन के साथ एक अपराध है। अब ऐसी खबर आ रही है कि कर्नाटक में राजनीति करवट ले सकती है। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को अपना मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन अब वह खुद इसी के निशाने पर आती दिख रही है। HD कुमारस्वामी बीते कुछ समय से लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और अब इस मुहिम में भाजपा का भी साथ मिल रहा है। फिल्म आदिपुरुष के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगी है। मनोज ने माना कि आदिपुरुष फिल्म ने लोगों की भावनाओं को आहत किया। ऑटो कंपनियां भारत में 1 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी कर रही है। भारत के तेज आर्थिक विकास को देखते हुए दोपहिया और कार निर्माता कंपनी आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है। कई एजेंसियां बार बार कह चुकी हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा केंद्र होगा और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा अगले सप्ताह भारत के दौरे पर रहेंगे और G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, अजय बंगा एक भारतवंशी हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। श्रीलंका के संसद के स्पीकर ने कहा, भारत ने उनके देश को आर्थिक संकट और रक्तपात होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आर्थिक संकट के दौरान किसी भी एक देश ने वैसे मदद नहीं की थी जिस तरह से भारत आगे आया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। यहां आपको बता दें कि पिछले वर्ष श्रीलंका ने अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना किया था। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका से रासायनिक हथियारों के अंतिम जखीरे को नष्ट करने का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 30 वर्षों से लगातार अमेरिका इसके लिए प्रयास कर रहा था। आज खुशी हो रही है कि अमेरिका ने इसे सुरक्षित तरीके से पूरा करने में सफलता हासिल की। राष्ट्रपति बाइडेन ने उन हजारों अमेरिकन की प्रशंसा की जिन्होंने इसे पूरा करने में अपना योगदान दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं बचे हुए देशों को रासायनिक हथियारों से जुड़े समझौते में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जिससे इन हथियारों पर पूरी तरह रोक लग सके। न्यूज़ अपडेट के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।